नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के बारे में, यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं पूरे किताब का, उन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उनसे संबंधित प्रीलिम्स के पर्पज से हो या फिर मेंस के पर्पज से हो, उन सभी प्रश्नों को मैंने रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विज्ञान। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, हर एक प्रश्न को मैंने क्या किया, एमसीक्यू के माध्यम से रखा है ताकि चीजों को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जिसके बारे में डिस्क्रिप्टिव उसका विवरण करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको भी मैं करूंगा। ठीक है, जिससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो जैसा कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है। तो छोटा तिब्बत जो है वो लद्दाख को कहा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लद्दाख का ये इलाका है। ठीक है, ये पूरी तरह से लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख जो है छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसे लद्दाख को कहा जाता है। जो कि हमारा लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित राज्य है, और इसकी राजधानी का नाम है लेह। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, लद्दाख की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि लद्दाख की धार्मिक पुस्तक का नाम है केसर सागा। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, केसर सागा जो है वो लद्दाख की धार्मिक पुस्तक का नाम है। अगला, पश्मीना रुई कहाँ मिलता है। तो पश्मीना रुई जो है वो लद्दाख में मिलता है। इस तरह से भेड़ से जो है वो रुई जो है निकाला जाता है। लेकिन इससे जो आपका जो शॉल बनता है, पश्मीना शॉल, जो कि आप बहुत सुने भी होंगे और काफी ज्यादा फेमस भी है, उसकी जो बुनाई है वह की जाती है कश्मीर में। इसे निकाला जाता है कहाँ से, लद्दाख से। लेकिन इसकी बुनाई जो होती है पश्मीना शॉल की, उसे उसकी जो बुनाई होती है वह जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इसकी क्या होती है, बुनाई होती है, और इसे वहां पे बुना जाता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये जैसे कि पश्मीना पश्मीना क्या है, ये शॉल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, केरल में सबसे पहले कौन है। तो केरल में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति थे अरब और यहूदी। ठीक है, और वहीं आपसे अगर बात किया जाए कि अरब सबसे पहले कौन सा अरेबियन था जो सबसे पहले भारत में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुदैला। ठीक है, उबैदुल्ला, उसके बाद बुदैला आया था, और उबैदुल्ला के बाद बुदैला, फिर उसके बाद आया था आपका मोहम्मद बिन कासिम, जो कि यूसुफ बिन कासिम का बेटा था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम का अगर पूछा जाए कि वो कौन सा अरब था जिसका सफल आक्रमण हुआ भारत पे, हिंदुस्तान पे, तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो केरल में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे अरब और यहूदी। अगला है कि भारत में ईसाई धर्म को लाने वाले व्यक्ति कौन था। तो भारत में ईसाई धर्म को लाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था सेंट थॉमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 6 के एनसीईआरटी में इसके बारे में चर्चा है। ठीक है, इस भारत में ईसाई धर्म को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, सेंट थॉमस। अगला, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे नेक्स्ट है कि अनेकता में एकता का विचार सबसे पहले किसने रखा। इंग्लिश में से कहेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसको भी रखने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन में जरूर रहेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यूनिटी डे मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के 31 अक्टूबर को, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन अनेकता में एकता का विचार यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो विचार सबसे पहले रखा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, और ये सबसे पहले गाया कब गया था, जन गण मन अधिनायक जय है, तो ये सबसे पहले गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पे सबसे पहले इसे गाया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ठीक है, वंदे मातरम जो कि है, और ये किस किताब से संबंधित है, तो इसका संबंध है आनंद मठ नामक किताब से इसे लिया गया है, जो कि पूरी तरह से सन्यासी के ऊपर में बेस्ड है। और इन्हीं बंकिम चंद्र चटर्जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपना लिटरेचर गुरु मानते थे। आगे, पूरे विश्व में कुल कितने मुख्य धर्म है। तो पूरे विश्व में कुल 8 मुख्य धर्म है, और वो 8 जो मुख्य धर्म है वो कौन कौन से हैं, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। तो 8 मुख्य धर्म है। पहला आपका क्रिश्चियनिटी, दूसरा है इस्लाम, तीसरा हिंदुइज्म, नेक्स्ट है बुद्धिज्म, फिर है टोइज्म, फिर सिंटो, फिर जुडेज्म, फिर सिखिज्म। तो ये जो है टोटल, मतलब और भी बहुत धर्म है, लेकिन ये जो 8 है ये मुख्य धर्म के रूप में है। ठीक है, आगे अगला, अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका संबंध आर्टिकल 17 से है, जिसके आधार पर भारत में छुआछूत की भावना को पूरी तरह से समाप्त किया गया। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कठोर, मतलब उसे दंडित किया जाएगा संविधान के अनुसार। दलित का क्या अर्थ है। तो दलित जो है इसका मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट। इसका संबंध अभी हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में इसे रखा गया है, जिसे शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट कहते हैं। लेकिन इसका वास्तविक जो मतलब होता है दलित का, जो कुचला हुआ, दला हुआ, मसला हुआ या फिर रौंदा गया हो, जो दबाया गया हो, अथवा जिसे पनपने या बढ़ने न दिया गया हो। क्योंकि उस समय का जो समाज था वो काफी छुआछूत की भावनाओं को मानता था, और जितने भी एससी और एसटी थे, शेड्यूल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति,
समाज में ऐसा चलन था कि बहुत ज्यादा छुआछूत का मामला ऐसा था जिससे लोग क्या करते थे, उन्हें दबे हुए और कुचले हुए लोग जैसा समझते थे और उन्हें दबा के रखने का प्रयास करते थे। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी कठोर निंदा की गई उस समय और जिसके खिलाफ बहुत सारा जन आंदोलन भी हुआ, जिसके आधार पर हमारे संविधान में आर्टिकल 17 को रखा गया, जिसके आधार पर छुआछूत की भावना को पूरी तरह से हमारे देश से समाप्त कर दिया गया। अगला, भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो भारतीय संविधान के पिता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, was the father of Indian Constitution। ठीक है, भारतीय संविधान के पिता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला, अंतिम समय में अम्बेडकर साहब ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो अंतिम समय में अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, हिंदू धर्म के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगला, प्रस्तावना क्या है? जिसे प्रियम्बल कहते हैं और कहीं कहीं पे आपको उद्देशिका भी मिलेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उद्देशिका है यानी कि हमारी प्रस्तावना है, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रियम्बल से, प्रस्तावना में, कि हमारे उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय के बारे में बात की गई है? तो 3 तरह के न्याय के बारे में बात किया गया है। वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया? तो टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। फ्रीडम, और 5 फ्रीडम क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कितने प्रकार की समानता के बारे में बात किया गया है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता के बारे में, 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है। यह भी आप ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे संविधान जो है पूरी तरह से बनकर के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। यही वजह है कि हमारे देश में संविधान दिवस जो है वो 26 जनवरी को नहीं बल्कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक में प्रस्तावना क्या है और कितने तरह के न्याय के बारे में चर्चा किया गया। तो 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समता के बारे में इसमें बात किया गया है। आगे प्रश्न है कि सरकार क्या है? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्राय इसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इंग्लिश में से कहेंगे आपका जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है? ये विधायिका जो होती है, हिंदी में कहेंगे विधायिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है और इसे लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, और अगर इसमें कुछ किसी प्रकार का कोई द्वेष पाया जाता है यानी कि आपसी मतभेद होता है तो न्यायपालिका है जो इसका क्या करती है? संरक्षण करती है और इसे न्याय दिलाने में मदद करती है। तो इस आधार पर टोटल कितने हो गए? इसके 3 अंग हो गए, पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। हिंदी में कहेंगे इसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार क्या है और सरकार के जो प्रमुख जो 3 अंग है वह क्या है, और उसी के आधार पर जो है सरकार कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि सरकार के कुल कितने स्तर हैं? गवर्नमेंट के कुल कितने लेवल हैं? तो टोटल 3 है, पहला लोकल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पिता कौन है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और तीसरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सरकार के कुल कितने स्तर है? तो टोटल 3, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, दादर और नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग हुआ करता था, अब इसको आपस में मिला लिया गया है और इस पूरे का कैपिटल जो है वो भी दमन कर दिया गया है। तो उस आधार पर हमारे देश में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है। सरकार के कितने प्रकार होते हैं? तो सरकार के बेसिकली जो है मुख्यतः सरकार के 2 ही प्रकार होते हैं, लोकतंत्र और तानाशाही, इसे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप कहते हैं। लेकिन इसे छोड़ करके भी और सरकार के प्रकार होते हैं, जैसे कि मोनार्की सिस्टम हो गया, डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही जैसा कि हिटलर था। ठीक है, थियोक्रेसी इसका संबंध आपका धर्म से है। सिंगल पार्टी स्टेट जिसका एग्जांपल है आपका कम्युनिस्ट यानी कि आपका इसका एग्जांपल है चाइना, अगर देश के बारे में अगर बात करूं तो मैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसका संबंध भारतवर्ष से है, और दूसरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जिस तरह से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वह प्रेसिडेंट रूल लागू होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सरकार के कुल कितने प्रकार होते हैं। अगला,
लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि इंग्लिश में से कहेंगे डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार है जिसे जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में चुना जाता है। यानी कि जनता जिसे चाहे वह क्या उसे क्या कर सकती है, उसके चुनाव कर सकती है, उसके हित में होने चाहिए और जनता द्वारा होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी या फिर किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वह सरकार जिसे जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में चुना जाता है। और इसी के आधार पर अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, ना कि यह किसी तानाशाही राजतंत्र है, बल्कि यह मतलब कि पूंजीपतियों द्वारा या फिर तानाशाही राजतंत्र नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि वह जनता द्वारा, जनता के हित में और जनता के लिए शासन होना चाहिए, इसके खिलाफ और कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता जो ही क्या करती है, पूरे देश को आगे बढ़ाने में, ठीक है, अपनी भूमिका अदा करती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आखिर में लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। अगला, यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया नामक पत्रिका, पत्रिका यानी कि इसे इंग्लिश में कहेंगे मैगजीन, इसका संपादन महात्मा गांधी जी ने किया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि यंग इंडिया नामक किताब किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। किताब लिखा था लाला लाजपत राय ने, लेकिन मैगजीन को पब्लिश किया था महात्मा गांधी ने। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला, सफरेज आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो सफरेज आंदोलन का संबंध महिलाओं के मतदान अधिकार से संबंधित है, क्योंकि उस समय महिलाओं को किसी भी प्रकार का वोटिंग अधिकार नहीं था। हमें काफी खुशनसीब मानना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसी समय से महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया। अब यही वजह है कि अमेरिका को वोटिंग देने का अधिकार, महिलाओं को वोटिंग देने में काफी ज्यादा देरी हो गई। 1920 में उसने वोटिंग अधिकार दिया महिलाओं को। और वही बात करें हम आपका इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड में 1928 में, जब हमारे देश में नेहरू रिपोर्ट आया था, 1928 में क्या किया गया, महिलाओं को अधिकार दिया गया इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये काफी सफरेज मूवमेंट जो है ये महिलाओं के मतदान अधिकार से संबंधित है, क्योंकि उन्हें इनसे क्या किया गया था, पूरी तरह से वंचित रखा गया था, ताकि वो भी समाज का एक अंग है, वो भी समाज का एक हिस्सा है, उन्हें भी वोट का देने का अधिकार है, वो भी समाज में अपना एक वर्चस्व को निभा सकती है, समाज के लिए अपना योगदान दे सकती है। इस आधार पर यह मूवमेंट जो चला था उसी का नाम रखा गया था सफरेज आंदोलन। अगला, जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कौन से वर्ष में अमेरिका और इंग्लैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, तो अमेरिका में 1920 में दिया गया और वहीं इंग्लैंड में दिया गया 1928 में। आगे बढ़ते हैं। जोहान्सबर्ग किस देश में स्थित है? तो यह साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और यहीं पे महात्मा गांधी जी जो है अपनी वकालत की पढ़ाई को पूरी करने के लिए वहां पे गए थे। ठीक है, और वहां पे पूरी करने के बाद फिर उन्होंने जब भारत आए, साउथ अफ्रीका से जब भारत आए 9 जनवरी 1915 को, तो 2 साल तक पूरी तरह से भारत में तटस्थ रहे। इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले तुम भारत आए हो इतने वर्षों के बाद, तो पहले तुम भारत को समझो, भारत को जानो। तो यही वजह है कि महात्मा गांधी जी ने गली गली, गांव गांव जाकर के लोगों के मन में देश की आजाद कराने की भावना को क्या किया था, डाला था, प्रेरित किया था। और उसके बाद 1915 के बाद लगातार उन्होंने क्या किया, बैक टू बैक आंदोलन किया, जैसे कि खेड़ा मूवमेंट हो गया, नील विद्रोह हो गया, इंडिगो मूवमेंट हो गया, चंपारण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। तो जोहान्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में अवस्थित है। अगला, जुलू क्या है? तो ये अफ्रीका लोगों की भाषा है। ठीक है, जुलू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये ट्राइबल एरिया से संबंधित है, यानी कि जनजातीय लोगों से संबंधित है। अगला, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आया? तो लोकतांत्रिक देश के रूप में ये जो साउथ अफ्रीका देख रहे हैं ये 1994 में आया। ठीक है, आज से लगभग लगभग आपका 30 साल पहले। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है वह एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आया, क्योंकि उस समय जो था वहां पे साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों को लेकर के आपस में काफी ज्यादा मतभेद था। अगला, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ना, ये सारा प्रश्न जो है ये पूरी तरह से क्लास 6 का एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का जो किताब है उसी के इर्द गिर्द ये सारा प्रश्न है। उसी में से निकाल करके मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ताकि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे और चीजों को आप अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। कर्नाटक और तमिलनाडु, अगर आप किताब पढ़िएगा ना, तो अगर आप ये एमसीक्यू अगर याद कर लीजिएगा, याद रहेगा, उसके बाद अगर आप किताब पढ़ते हैं या फिर किताब पढ़ने के बाद अगर आप क्विक मतलब जल्दी से इसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। रिवाइज 1-2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सी नदी को लेकर विवाद है? तो वह नदी है आपकी कावेरी। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा जो है तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है। ये जो विवाद है वो कावेरी नदी को लेकर के है, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जब दो नदियों के बीच, जब एक नदी को लेकर के दो राज्यों में आपस में अगर मतभेद हो, तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका निपटारा करने का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ना कि राज्य सरकारें। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला, कृष्णराज सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो कृष्णराज सागर बांध जो है वो कर्नाटक में स्थित है, जैसा कि आप
इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कृष्णराज सागर बांध, और वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि मेट्टूर बांध कहाँ पे है, तो मेट्टूर बांध का संबंध आपका तमिलनाडु से है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मेट्टूर बांध तमिलनाडु है और कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में, कर्नाटक यहाँ पे अवस्थित है। कमेंट करके मुझे बताइए कि कर्नाटक का अभी वर्तमान में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज से संबंधित मैंने इसका फुल वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप अगर चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वापस से मैं पंचायती राज की वीडियो को एक बार और नए सिरे से इसे अपलोड करूंगा, ताकि चीजों को आप अच्छी तरह से मतलब विजुअल तरीके से देख भी पाए और चीजों को समझ भी पाए। ठीक है, लेकिन आप वैसे चाहें तो आप जाकर के, मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज का अर्थ है कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों के कार्य अथवा महत्व सार्वजनिक कल्याण में, गांव पंचायत का महत्व आर्थिक जीवन में, गांव पंचायतों का महत्व पंचायती राज संस्थाओं का सामान्य कार्य संचालन एक मूल्यांकन के रूप में होता है। पंचायती राज व्यवस्था को हमारे देश में 3 भागों में बांटा गया है, एक ग्राम सभा, फिर उसका ग्राम सभा, फिर उसके बाद पंचायत समिति, ठीक है, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो ये 3 स्तर हैं जो हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। और ऐसे 3 राज्य हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था कार्य नहीं करती है, वह है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और एक यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, वह है नई दिल्ली यानी कि दिल्ली। तो यह भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था कार्य नहीं करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित राज्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। आगे, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, उनकी नियुक्ति जो होती है वो वोटिंग के आधार पर नहीं होती है, बल्कि उसका एक एग्जाम होता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह उसका एग्जाम होता है, जो सरकार द्वारा कराया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आर्टिकल आपका 40 से संबंधित है, ग्राम पंचायत का जो गठन है। और ग्राम पंचायत का संबंध आर्टिकल 243 से 243 ओ में भी इसके बारे में चर्चा किया गया है। जो मैंने बात की आर्टिकल 40, ये रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होते हैं उसकी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार यानी कि सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला, किस वर्ष पंचायती राज देश में शुरू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 में हमारे देश में पंचायती राज शुरू हुआ। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला जो राज्य था उसका नाम था राजस्थान। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला, ग्राम पंचायत के आय के क्या क्या स्रोत हैं, तो आखिर क्या वजह, किस ग्राम पंचायत जो है वो किस तरह से अपना इनकम का सोर्स जनरेट करती है, और जिसके आधार पर ग्राम पंचायत का जो कार्य प्रणाली है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी उसका जो प्रशासन है वो किस तरह से कार्य करता है, कैसे। तो पहला आपका होम टैक्स यानी कि घर कर से, दूसरा है मार्केट टैक्स व्यापार कर से, तीसरा है आपका गवर्नमेंट फंड। सरकार क्या करती है, अलग अलग रूप में उसे फंडिंग करती है, जिस आधार पर ग्राम सभा या पंचायत समिति जो है उसका जो गठन होता है उसमें अलग अलग चीजें निर्धारित की जाती है और उसे पूरे गांव में लागू की जाती है। और नेक्स्ट चौथा है आपका डोनेशन। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिसके आधार पर ग्राम पंचायत का आय जो है पूरी तरह से डिपेंड है। पहला होम टैक्स, दूसरा है मार्केट टैक्स, तीसरा है गवर्नमेंट फंड और चौथा है आपका डोनेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वीडियो का पूर्ण रूप क्या है, तो वीडियो का पूर्ण रूप है यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब शुरू होने वाला है कि क्या है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। आखिर में ये क्या वजह है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों को अलग अलग स्तर में बांटा गया, 2 स्तर नहीं बल्कि 3 स्तर में बांटा गया। ग्राम सभा यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ठीक है, तो किस आधार पर ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है और किस आधार पर ग्राम पंचायत समिति के बाद जिला परिषद का गठन किया जाता है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कि ग्राम सभा का क्षेत्र एक संपूर्ण ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब मतदाता सूची कहने का मतलब यह है कि जिसकी भी उम्र 18 वर्ष है, तो केवल 18 वर्ष होने से ही वो ग्राम सभा का सदस्य तो हो सकता है। लेकिन इसके पीछे एक मुद्दा यह है कि 18 वर्ष होने के साथ साथ ग्राम सभा की जो सूची है, इसका जो यानी कि उसका जो लिस्ट है उसमें उसका नाम भी दर्ज कराना पड़ेगा, तभी जाकर के वो व्यक्ति जो है ग्राम सभा का क्या हो सकता है, मेंबर हो सकता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कई बार भारतीय लोग बहुत ही भ्रम की स्थिति में रहते हैं। हम आपको बता दें कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग होते हैं। साथ ही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक दूसरे के बिल्कुल पूरक होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पंचायती राज की मूलभूत इकाई के रूप में ग्राम सभा को जाना जाता है तथा ग्राम पंचायत की बात की जाए तो यह ग्राम स्तर पर कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है।
और वहीं अगर हम बात करें ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा जो है कार्यपालिका के रूप में कार्य नहीं करती है, बल्कि आपसी निपटारे को, आपसी समस्याओं को समाधान करने में यह सहायक होती है। यदि आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम इस लेख में आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसका संबंध यह, इसका मतलब यह है कि ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए 18 वर्ष तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ यह भी देखना आवश्यक है कि ग्राम सभा जो कार्यपालिका से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखती है, इसका पूरा जो कार्यभार है वह पंचायत समिति को चला जाता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अगला, ये कार्य किस तरह से करती है, तो विकास कार्यक्रम में सहायता करना, दूसरा गांव में शिक्षा एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम में संचालित करना, तीसरा विकास कार्यक्रम की देखरेख जांच पड़ताल के लिए ग्राम सभा को ही निगरानी समिति के गठन का अधिकार देना, पंचायत के सालाना लेखा जोखा के बारे में चर्चा करना कि आखिर में पूरे साल में पंचायत में जो भी पैसा खर्चा हुआ है और सरकार के द्वारा फंडिंग जो पैसा हुआ है या फिर डोनेशन से जो पैसा हुआ है आया है, या फिर इसके अलग अलग जो स्रोत हैं, यानी कि आपका घर कर हो गया, यानी कि होम टैक्स हो गया, या फिर आपका मार्केट टैक्स हो गया, यहाँ से संबंधित जितने भी पैसे हैं वो किस आधार पे कितने रुपए खर्च हुए हैं और कितना का बचत हुआ है, और आगे आने वाले साल में हम कहाँ पे कितनी मात्रा में पैसा को खर्च कर सकते हैं। ग्राम पंचायत क्या कहता है कि यह पंचायत की प्रथम स्तरीय संरचना है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 343 बी में किया गया है। सामान्यतः 1000 से लेकर 7000 आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, यानी कि जिस गांव की आबादी 1000 से लेकर 7000 के बीच में होती है, वहीं पे हम ग्राम सभा का निर्माण कर सकते हैं। और इसके बाद ही क्या होता है, ग्राम सभा से ही चयनित होकर के व्यक्ति जो होते हैं, विशेष पंचायत समिति, जब वह यही ग्राम सभा जब काफी पैमाने पर जब बड़ा हो जाता है, तो पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है, और यही पंचायत समिति आगे चलकर के जिला परिषद के रूप में सामने आती है। तो आप समझ गए होंगे कि पूरी तरह से जो पंचायती राज व्यवस्था है वह क्या है और किस तरह से कार्य करती है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या है। तो ग्राम पंचायत के जो कार्य है कि पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता तय करना और वह कार्यों की प्रगति की देखरेख करना। दूसरा, ग्राम पंचायत की समितियों की बैठक करवाना एवं समितियों द्वारा दी गई स्थितियों पर विचार विमर्श करना कि कोई ऐसा मुद्दा है या फिर कुछ ऐसा मामला है जो गांव के हित में है या फिर अहित में है, तो जो अहित में होगा उसे समाप्त किया जाएगा और जो हित में होगा इसके बारे में विचार विमर्श करके उसे इंप्लीमेंट लागू किया जाएगा। अगला, ग्राम विकास के लिए योजनाएं बनाना, सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार निर्धारित समय में उन्हें क्षेत्र पंचायत को भेजना, पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले करों, पथ करों, शुल्क, फीस की राशि, भुगतान विधि, जमा करने की तिथि निर्धारित करना तथा प्राप्त होने वाली धनराशियों को लेखा जोखा करना। जो कि ये लेखा जोखा करने का जो कार्य है ये पंचायत सेक्रेटरी का है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, सचिव। ठीक है, अगर इसको आपको पूरे क्षेत्र से समझना है ना कि पंचायत व्यवस्था जो किस तरह से कार्य करती है, तो एक बहुत ही अच्छा वेब सीरीज है पंचायत, आप चाहे तो उसे जाकर के देख सकते हैं। ग्राम सभा द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर विचार करके निर्णय लेना, ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही चलाना तथा उसे अंकित करना कि कितने लोग उसमें शामिल थे, क्या क्या विचार रखा गया, किन मुद्दों पर बहस हुई और आगे आने वाले समय में किस चीज की योजना को पूरी तरह से ग्राम पंचायत में, गांव में, सभा में किस तरह से लागू की जाएगी। अगला, ग्राम सभा की देखरेख में चलने वाली सरकारी योजनाओं का नियमों के अनुसार संचालन व निगरानी करना। ये सभी जो कार्य है यह ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य है, जिसके आधार पर उन सभी चीजों को क्या करता है, वो लेखा जोखा करता है और हो सके तो अपना राय भी देता है, ताकि गांव के सरपंच या फिर मुखिया हैं वो अपना क्या करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करके इसे सुलझाने या फिर इस प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई जो प्रॉब्लम है उसे निपटारा करने का काम करते हैं। अगला, ग्रामीण विकास। हर ग्राम पंचायत में 6 समितियों का गठन किया गया है। तो 6 समिति कौन कौन सा है? पहला है नियोजन एवं विकास समिति, यानी कि डेवलपमेंट कमेटी, प्रशासनिक समिति जिसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति यानी कि आपका हेल्थ कमेटी, नेक्स्ट है आपका निर्माण कार्य समिति यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, कि किस आधार पर स्कूल का निर्माण होना चाहिए, क्या अस्पताल का निर्माण वहां पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सभी पे विचार विमर्श करती है ये कमेटी। शिक्षा समिति स्कूल के बारे में, ठीक है, जो कि एजुकेशन कमेटी, और जल कर समिति यानी कि जो पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और सभी को पानी जो है वो अच्छे से और शुद्ध जल मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 6 कमेटी का निर्माण किया जाता है किसी भी गांव के विकास के लिए, जिसके आधार पर कोई गांव जो है विकास के कार्यों से वंचित नहीं रहती है और उसे उन तमाम सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए गांव के तमाम लोगों को, जो शहरी लोगों को भी मिल पा रहा है, ताकि वो इससे वंचित न रहे। अगला, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में कुल लगभग 6 लाख गांव हैं। ठीक है, ये अप्रोक्स है। अगला, तहसीलदार कौन है? तो तहसीलदार वो होते हैं जो जमीनी समस्याओं का क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। जब दो लोगों के बीच में जमीन को लेकर के जब आपसी विवाद होता है देश के अंदर, तो वो क्या करते हैं, तहसीलदार जाकर के उस जमीन की नपाई करते हैं और उस आधार पर ये बताते हैं कि किसकी जमीन कितनी है और किसकी जमीन कितनी नहीं है। तो उस आधार पर जमीनी समस्याओं का निपटारा करने का जो कार्य करते हैं वह तहसीलदार करते हैं। अगला,
पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है? पंचायत नगर निगम का संबंध यानी कि इंग्लिश में से कहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पंचायत का उल्लेख 73rd अमेंडमेंट से संबंधित है और वहीं 74th अमेंडमेंट से संबंधित है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके बारे में पंचायत के बारे में शेड्यूल 11 में चर्चा किया गया और वहीं नगर निगम के बारे में चर्चा किया गया शेड्यूल 12 में। पंचायत में टोटल आपका 29 सब्जेक्ट है और वहीं नगर निगम में टोटल 18 सब्जेक्ट है। और पंचायती दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। 3 टायर स्ट्रक्चर, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं मैं। पंचायत का ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और आगे हम लोग देखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ जो पंचायत होता है वो टोटल 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में पंचायती राज और नगर पालिका के बीच में अंतर क्या है। तो पंचायत राज और नगर पालिका के बीच अंतर यह है कि पहली एक प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण स्तर पर यानी कि गांव समाज के स्तर पर अपने स्वयं के शासन में भाग लेते हैं, जबकि दूसरी एक शहरी स्थानीय सरकार है जो शहर के विकास के लिए प्रयास करती है। ये दोनों 3 क्षेत्र में विभाजित हैं और अपने शासन के क्षेत्र के आधार पर लगभग समान कार्य करते हैं। जो 3 क्षेत्रों में विभाजित है उसको मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूं ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ पाए बारीकी से। तो 3 क्या है, जैसा कि पंचायती राज के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला सबसे उच्च स्तर निम्न स्तर आपका ग्राम सभा, उसके बाद आपका विलेज पंचायत, उसके बाद है ब्लॉक, ठीक है, जिस तालुक पंचायत भी कहते हैं, और नेक्स्ट है आपका जिला परिषद। केवल पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे 4 टायर ऑफ पंचायती राज एप्लीकेबल होता है। बाकी सभी राज्यों में एक्सेप्ट 3 राज्य, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और एक यूटी है आपका नई दिल्ली, जहां पे पंचायती राज व्यवस्था बोलकर के कुछ भी नहीं है। और वहीं हम बात करें पश्चिम बंगाल में केवल 4 टायर ऑफ पंचायती राज कार्य करती है, बाकी सभी राज्यों में 3 टायर ऑफ पंचायती राज कार्य करती है। और ये जो 3 टायर ऑफ पंचायती राज क्या है, एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है आपका जिला परिषद। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे ग्राम पंचायत। म्युनिसिपैलिटी के बारे में अगर बात करूं तो पहला है नगर पंचायत, फिर है म्युनिसिपल काउंसिल और उसके बाद है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वापस से नगर पंचायत, दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल और तीसरा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो कि वार्ड मीटिंग होती है, अलग अलग वार्ड के जो काउंसिलर होते हैं यानी कि जो पार्षद होते हैं उनकी मीटिंग होती है ताकि किस तरह से कॉर्पोरेशन किसी भी एक जगह का जो कॉर्पोरेशन है उसका किस तरह से उसका डेवलपमेंट, उसके विकास के कार्यों को ध्यान में रख करके उसके चीजों को कार्यान्वित किया जाए। अगला पार्षद, जैसा कि एक वर्ड आया था पार्षद जिसे इंग्लिश में कहते हैं काउंसिलर। हर एक वार्ड में एक पार्षद होते हैं जो उस पार्षद जो काउंसिलर होते हैं उस एरिया के उस विशेष क्षेत्र के जितने भी प्रॉब्लम है उसका क्या करते हैं, निपटारा करने का कार्य करते हैं। चाहे वो सड़क का मामला हो, नाला का मामला हो, पानी पीने का मामला हो, या फिर बिजली से संबंधित कोई मामला हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई मामला हो, पार्षद का यह दायित्व है कि उन सभी चीजों पर वो अपना ध्यान केंद्रित करे और समाज में जितनी भी चीज है उन सब चीजों को खत्म करने का भी प्रयास करे। तो नगर निगम या पार्षद या वार्ड पार्षद शहर के नगर निगम के लिए नगर पालिका चुनाव के माध्यम से एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, यानी कि इनका निर्वाचन होता है, इनका इलेक्शन होता है, वोटिंग करवाया जाता है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि नगर निगम और म्युनिसिपल और पंचायती राज में इलेक्शन कमीशन का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं होता है, ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में नगर निगम पार्षदों के चुनाव का प्रावधान किया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूं आपका पंचायती राज व्यवस्था में तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया है। वे मेयर के चयन और अपने वार्ड में कई बुनियादी ढांचे और अन्य विकास गतिविधियों के लिए अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्थानीय राजनीतिक निकायों के माध्यम से भाग लेकर देश के विकास में सहायक होते हैं। वे सरकार और जनता के बीच की निकटतम कड़ी भी है ताकि उनसे संबंधित जो मामला है, जो विवाद है या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें। ये पूरी तरह से जिम्मेवारी होती है किसी भी वार्ड की आपका पार्षद की, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं काउंसिलर। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी पॉइंट आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नगर निगम क्या है, पंचायती व्यवस्था क्या है, पार्षद कौन है, किस तरह से ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कार्य करती है, आपका पंचायत समिति, पंचायत और नगर निगम में दोनों में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है कि नगर निगम शहर में कितना प्रतिशत कर वसूलता है, तो टोटल 25 से लेकर 30% ही केवल कर जो है वो नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वसूल कर पाता है, बाकी वो नहीं कर पाता है, जो कि काफी दुखद स्थिति है, दुखद बात है। ठीक है, अगर पूरी तरह से अगर वसूला जाए तो उस मतलब कि उस जो कॉर्पोरेशन है, जो नगर निगम है, उसका और भी अच्छी तरह से क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी और यही अभी वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान का नाम चेंज होकर के रखा गया, स्वच्छ सुंदर भारत। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 साल इसके होने वाले हैं 2 अक्टूबर को। तो ग्रामीण और शहरी लोगों के जीवन के रोजगार के 2 उदाहरण दीजिए। तो गांव के लोगों का जो रोजगार है वह कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है और भी इत्यादि है। और शहरी लोगों का जो व्यवसाय है वह है व्यवसाय
यानी कि बिजनेस, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि। इस आधार पर वो अपना क्या करते हैं, रोजगार के अवसर को मुहैया करवाते हैं और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज का जो टोटल आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी उस किताब में तथ्य थे, जितने भी प्रश्न उत्तर थे, जो जो प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब, लीनियर क्वेश्चन के हिसाब से हो, या फिर आपका जैसे कि एग्जाम में अगर लिखने के लिए आ जाए, मेंस का आंसर राइटिंग के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो, नगर निगम हो, जिला पार्षद हो, तहसीलदार हो, तो ये सभी चीज आप अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखने के बाद, अगर आप बुक रीड करने के बाद वापस से अगर इसको करते हैं, इसे वीडियो को देखते हैं, तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। या फिर आप इसे पहले याद कर लीजिए, फिर बुक को रीडिंग कीजिए, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहते हैं। ठीक है ना, लेकिन अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, आपसे मैं यही विनती करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पूरा टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।